हेलो बच्चों, वेदांत चैनल पर आप सबका स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इस कविता को पढ़ लिया है और इसका भावार्थ भी समझ लिया है। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो नीचे लिंक उसका दिया हुआ है, आप उस लिंक पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और इस कविता के अर्थ को समझ सकते हैं। अब हम इस कविता का प्रश्न अभ्यास करेंगे। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न अभ्यास कविता से। इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है और इसे बनाने के लिए 5 एकरूपताओं की जोड़ी बनाई गई है। उन्हें उपमा कहते हैं। पहली एकरूपता आकाश और साफे में दिखाते हुए कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है और इसी तरह तीसरी एकरूपता नदी और चादर में दिखाई गई है। मानो नदी चादर सी हो। अब आप दूसरी, चौथी और पांचवी एकरूपताओं को खोजकर लिखिए। पहले हम इस प्रश्न को देखेंगे। यहाँ रूपक आया है, तो रूपक जो होता है ना, अलंकार होता है। अलंकार का मतलब होता है ना आभूषण। हम अपनी कविता को सुंदर बनाने के लिए कुछ शब्द जोड़ते हैं, उन्हें हम अलंकार कहते हैं। ये अलग अलग होते हैं, आप आगे व्याकरण में इसको पढ़ेंगे। तो रूपक, उपमा, ये सब अलंकार है। तो रूपक का मतलब होता है ना कि जब हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान ले, जैसे यहाँ आकाश और साफा, मतलब आकाश को हम साफा पगड़ी मान लिए हैं, तो वो रूपक है। तो यहाँ पे प्रश्न यही है कि ऐसे आप भी कविता से रूपक बनाइए। दूसरी एकरूपता मतलब सूरज की चिलम। सूरज को हम चिलम जैसा मान लिए हैं, तो सूरज की चिलम। चौथी एकरूपता क्या है? पलाश के जंगल की अंगीठी। हम पलाश के जो फूल थे उसे हम क्या दिखा रहे हैं कि अंगीठी जैसे दिख रही है, वो अंगीठी हो मानो। तो एकरूपता है उस चीज को, एक वस्तु को जब हम दूसरी वस्तु मान लेते हैं उसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। पांचवी एकरूपता क्या है? अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। जब सूरज जो है पश्चिम दिशा में डूबता है तो पूर्व दिशा में क्या होता है? अंधकार फैल जाता है। कवि ने बताया है कविता में, और वो अंधकार जो है ऐसा लग रहा है भेड़ों का झुंड वहां बैठा है। शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए। शाम कब से शुरू हुई? तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा? इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए? अब ये क्वेश्चन जो है इसका आप लोग खुद आंसर मैंने यहाँ दे दिया है, आप खुद भी अपनी छत पर जाकर शाम के समय पता लगा सकते हैं। तो इसका है शाम करीब 5:30 मतलब 5:30, जैसे 5:30 बजे शुरू हुई। तब से लेकर सूरज डूबने में करीब 1-1.25 घंटे का समय लगा। इस बीच पश्चिम में आसमान में लालिमा छाने लगी। पूरब की दिशा में अंधकार का आगमन होने लगा। पक्षी शाम होने की सूचना देते हुए घोंसले की ओर जाने लगे। सूर्य क्षितिज की गोद में जाने लगा और चंद्रमा नजर आने लगा। तो ये सारी घटनाएं शाम में आप जब छत पे जाएंगे देखेंगे तो ऐसा आपको दिखेगा। तीसरा प्रश्न है हमारा कि मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो, सुनते हो। नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी 1 या 2 शब्दों में बांधिए। इनकी आवाज जो सुनने से कैसा लगता है हमें? कबूतर, कौवा, मैना, तोता, चील, हंस। अब बताइए कि इनकी आवाज सुनने से हमें कैसा लगता है? मोर की आवाज में कविता में तो कवि ने बताया है कि मोर जब बोला तो ऐसा लगा जैसे किसी ने कहा, सुनते हो। तो कबूतर जब बोलता है तो हमें क्या लगता है? संदेश आया। ऐसा लगता है कि जो बोल रहा है संदेश आया, कि कोई संदेश लाता है। कौवा, कोई तो आएगा। यह है ना कि जब कोई आता है तो कौवा जब बोलता है तो हम कहते हैं ना कोई आने वाला है, इसका संदेश दे रहा है। मैना, मीठा बोलो। तोता राम राम करता है, हम लोग बार बार बोलते हैं तोते से राम राम कहो, हम जो कहते हैं वो रिपीट करता है। चील, मुझे देखो। हंस, मोती ढूंढो।
तो ये आवाजें मतलब इनके बोलने से हमें ऐसा लगता है कि शायद ये कह रहे हैं, ये बात ये कह रहे हैं। इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग करना होगा? तो इसका उत्तर होगा, इस कविता को चित्रित करने के लिए हमें नीले, पीले, भूरे, लाल, सफेद, काले, सुनहरे, हरे, बैंगनी आदि अनेक रंगों की आवश्यकता पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है कि शाम के समय ये क्या करते हैं? पता लगाइए और लिखिए। पक्षी, खिलाड़ी, फल, माँ, पौधे, पिताजी, किसान, बच्चे। तो इसका उत्तर होगा कि पक्षी अपने अपने घोंसलों में लौट आते हैं, खिलाड़ी खेल का अभ्यास करके घर लौटते हैं, फल वाले फल बेचने में व्यस्त रहते हैं, माँ पूजा करने घर के काम करने में व्यस्त रहती है, पेड़ पौधे दिन भर हवा में झूमकर स्थिर खड़े हो जाते हैं, मानो वे भी विश्राम कर रहे हैं, पिताजी दफ्तर से घर की ओर लौटते हैं, किसान क्या करते हैं? दिन भर परिश्रम कर अपने बैलों के साथ घर की ओर लौटते हैं, बच्चे शोर मचाते हुए खेलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि हिंदी की एक प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंद पंत ने संध्या का वर्णन इस प्रकार किया है। संध्या का झुटपुट का मुरमुट है चहक रही चिड़ियाएं टीवी टीवी टुट। तो ऊपर दी गई कविता और सर्वेश्वर दयाल जी की कविता में आपको क्या मुख्य अंतर लगा? लिखिए। तो इसका उत्तर होगा कि सर्वेश्वर दयाल जी की कविता और सुमित्रानंद पंत जी की कविता दोनों में मुख्य अंतर यह है कि सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित कविता में शाम के समय बांस के झुरमुट में केवल पक्षियों के चहकने का वर्णन है, जबकि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता में शाम के समय पहाड़ को किसान के रूप में चित्रित करते हुए प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। मतलब प्रकृति को मानव के रूप में दिखाया गया, पहाड़ को क्या एक किसान के रूप में दिखाया गया है, तो एक प्रतीक के रूप में चित्रित किया गया है सर्वेश्वर दयाल जी के कविताओं में। अब ये जो प्रश्न जो है ये आपकी किताब में नहीं है, मतलब कहने के जो प्रश्न अभ्यास है उसमें नहीं है। हमने ये जो प्रश्न मैंने लिया है कविता से लिया है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो काव्यांश पर आधारित प्रश्न। शाम एक किसान कविता में पहाड़ को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो शाम एक किसान कविता में पहाड़ को घुटने मोड़ कर बैठे हुए किसान के रूप में चित्रित किया गया है, उसके पैरों पर नदी चादर सी पड़ी है। पलाश के फूलों को किसके समान बताया गया है? तो कविता में पलाश के फूलों को दहकते अंगारों के समान बताया गया है, जिस कारण पलाश के पौधे अंगीठी के समान लग रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शाम एक किसान कविता हमें क्या संदेश देती है? तो शाम एक किसान कविता हमें यह संदेश देती है कि हमें प्रकृति की सुंदरता को ध्यान से देखना और उसका आनंद लेना चाहिए। बनावटी सुंदरता कभी भी प्रकृति की असली सुंदरता जैसी नहीं हो सकती। इस कविता में कवि ने जाड़े की शाम का सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने पहाड़ को एक किसान के रूप में दिखाया है। ये हमारे कविता के प्रश्न और उस प्रश्न उत्तर हो गए। आगे वीडियो में हम इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव करेंगे।